एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। पिछले चैप्टर में हमने उत्पादन से जुड़ी हुई कई अवधारणाएं देखी थी, जैसे कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन। अब उसी से जुड़ी हुई अगली अवधारणा लागत की अवधारणा, इसे हम 8वें चैप्टर में देखेंगे। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहली, लागतें क्या हैं और लागतों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। दूसरा, अल्पकालीन लागतें, शॉर्ट रन कॉस्ट्स। और तीसरा, दीर्घकालीन लागतें, लॉन्ग रन कॉस्ट्स। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लागतें क्या हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। जब कोई भी फर्म या एक उत्पादक जब उत्पादन करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो कुछ साधनों को काम में लेगा और उन साधनों को जब वो उपयोग में लेगा तो उनको जो पारिश्रमिक चुकाया जाएगा, उन पारिश्रमिकों का यदि योग कर दिया जाए तो उसे हम उत्पादन की लागत कहते हैं। यदि हम संक्षेप में समझें तो एक फर्म द्वारा उत्पादन करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले उत्पादन साधन अर्थात आगत, जिनको हम इनपुट्स के नाम से भी जानते हैं, उन पर जो राशि खर्च की जाती है उसको हम अर्थशास्त्र में लागतों के नाम से जानते हैं। इन लागतों को कई भागों में बांटा जाता है, जिनमें मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला है जिसमें एक तो होता है उसमें सामाजिक लागतें, सोशल कॉस्ट। दूसरा होता है मौद्रिक लागतें, मॉनेटरी कॉस्ट। और तीसरा होता है अवसर लागतें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा जो वर्गीकरण होता है उसको लेखे के आधार पर या अकाउंट्स के आधार पर वर्गीकरण कहा जाता है। उसमें 2 भागों में हम लागतों को देखते हैं। पहला होता है व्यक्त लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इनको हम स्पष्ट लागत भी कहते हैं। और दूसरा होता है अव्यक्त लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसको हम अप्रत्यक्ष लागतों के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो वर्गीकरण किया जाता है वो होता है समय अवधि के आधार पर। इसमें समय अवधि के आधार पर पहला भी हम देख चुके हैं कि 2 प्रकार की समय अवधि हमने देखी थी, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो जो अल्पकाल से जुड़ी हुई लागतें उनको अल्पकालीन लागतें, शॉर्ट रन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरी हैं दीर्घकालीन लागतें, लॉन्ग रन कॉस्ट। अब इन सभी को हम एक एक को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं सामाजिक लागतें, सोशल कॉस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई भी उत्पादक उत्पादन करता है तो उत्पादन के दौरान कुछ ना कुछ परेशानियां मौजूद होती हैं जो समाज को वहन करनी पड़ती हैं, या समाज एक तरह से त्याग करता है या वो कष्ट उठाता है, उनको हम सामाजिक लागतें कहते हैं। इसको यूं भी कह सकते हैं हम कि उत्पादन के साधनों को उत्पादन कार्य या उत्पत्ति कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के कारण जो त्याग, परिश्रम और उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उन सभी का योग सामाजिक लागतें कहलाती हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाज वास्तव में जो लागतें वहन करता है वो उत्पादन की सामाजिक या वास्तविक लागत कहलाती है। दूसरी होती है मौद्रिक लागतें, मॉनेटरी कॉस्ट। ये जैसा कि आप देख रहे हो, मौद्रिक अर्थात जिनका भुगतान मुद्रा के रूप में किया जाए, वो लागतें मौद्रिक लागतें कहलाती हैं। एक उत्पादक जब उत्पादन करता है और उत्पादन साधनों को काम में लेता है तो उन साधनों के पारिश्रमिक के रूप में जो उनको मुद्रा चुकाई जाती है या मौद्रिक रूप में जो भुगतान किया जाता है, उनका योग मौद्रिक लागतें कहलाती हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टरों में देखा था, भूमि साधन को काम में लिया है तो उसको जो पारिश्रमिक चुकाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, लगान। पूंजी यदि साधन काम में लिए हमने, उसका जो पारिश्रमिक या उसका भुगतान किया जाएगा वो कहलाएगा ब्याज। श्रम को काम में लिया, उसको पारिश्रमिक चुकाया, मजदूरी। प्रबंध, मैनेजमेंट, उसको क्या चुकाते हैं हम, वेतन के रूप में राशि चुकाते हैं। और जो उद्यमी है उसको क्या चुकाया जाता है, लाभ। इस प्रकार इन 5 साधनों को जो मुद्रा के रूप में राशि चुकाई गई, यदि उन राशियों का योग हम कर लें तो जो योग प्राप्त होगा वो क्या कहलाएंगी, मौद्रिक लागतें, अर्थात मुद्रा के रूप में किया गया भुगतान, ये मौद्रिक लागतें कहलाती हैं। तीसरी होती है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसको हम बिल्कुल बारीकी से समझें। अवसर लागत वास्तव में ऐसी लागतों को दर्शाती है जो एक उत्पादन के साधन को
किसी वैकल्पिक प्रयोग अर्थात जो उसका मूल प्रयोग है उससे हट करके किसी दूसरे काम में उसको लगाया जाए, वहां जो उसको आय प्राप्त होगी वो उसकी अवसर लागत कहलाती है। इसे परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने लिखा है, ऐसी कीमत जो किसी साधन की एक इकाई को किसी उद्योग विशेष में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, अवसर लागत कहलाती है। अर्थात यदि इनकी जो परिभाषा है, इसकी यदि हम व्याख्या करें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए एक कोई ए साधन है और वो किसी उद्योग में काम कर रहा है, वहां उसको 500 रुपए मजदूरी के दिए जा रहे हैं। तो जो ये 500 रुपए में यदि वो वहाँ काम करने को तैयार है और वो काम छोड़ कर जाने को तैयार नहीं है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, अवसर लागत। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं यदि मान लो उसको कहीं दूसरे कार्य में 550 रुपए मिल जाते हैं तो वो कार छोड़ के चला जाएगा, इसलिए उसकी अवसर लागत अब कितनी हो जाएगी, अब उसकी अवसर लागत 550 रुपए हो जाएगी। यही बेनहम जो है दूसरे अर्थशास्त्री वो ये कहते हैं, मुद्रा की वह मात्रा जो कि कोई साधन की इकाई एक सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है, उसे हम अवसर लागत कहते हैं। इसे और स्पष्ट करें, जैसे एक श्रमिक है, सूती मिल में काम कर रहा है, वहां उसको 500 रुपए पर डे के दिए जाते हैं, और यदि वो डालडा मिल में काम करे तो वहां उसको 600 रुपए मिल सकते हैं। अब आप बताइए तो उसकी अवसर लागत कितनी होगी, अर्थात उसका वैकल्पिक प्रयोग, मूल प्रयोग क्या था उसका, सूती मिल में काम करना, वहां उसको केवल 500 रुपए मिल रहे थे, और जो डालडा मिल में जाकर के काम कर रहा है जो उसका एक वैकल्पिक उपयोग है, वहां कितने रुपए मिल रहे हैं उसको, 600 रुपए। तो ये जो 600 रुपए है वो उसकी अवसर लागत होगी। अब आप कहेंगे सर अवसर लागत का महत्व क्या है, इसका महत्व ये है, यदि हम जैसे कि इसी श्रमिक की बात करें, यदि इसी श्रमिक को हम सूती मिल में बनाए रखना चाहते हैं तो उसे 600 रुपए उसकी मजदूरी देनी ही पड़ेगी, वरना क्या होगा, वरना वो सूती मिल को छोड़ करके डालडा मिल में काम करने चला जाएगा। अर्थात उसको जो वैकल्पिक आय प्राप्त हो सकती है वो उसको हमें चुकानी ही पड़ेगी। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो अवसर लागत है वो एक सामान्य साधनों पर ही लागू होती है। यदि कोई विशिष्ट साधन है तो उसकी अवसर लागत शून्य होगी, क्योंकि उसका कोई दूसरा वैकल्पिक उपयोग संभव ही नहीं होता। आप कहेंगे सर ऐसा कोई एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए फिल्मी अभिनेता है, प्रसिद्ध अभिनेता है, उसकी फिल्म में अभिनय करने पर करोड़ों रुपए की आय होती है। अब मान लीजिए उसको वहां से हटा दिया जाए, किसी दूसरे कार्य में लगाया जाए, तो वहां तुलनात्मक रूप से उसको बहुत कम पारिश्रमिक प्राप्त होगा, अर्थात वो अपने फिल्म व्यवसाय में ही लगा रहना चाहेगा। तो जो वहां जो उसको आय प्राप्त हो रही थी वो उसकी अवसर लागत नहीं, अवसर लागत कौन सी होगी, जो दूसरे कार्य में, लेकिन दूसरे कार्य में उसको बिल्कुल ना के बराबर आय प्राप्त हो रही है, इसलिए उसकी अवसर लागत कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो अवसर लागत की अवधारणा है वो पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन की विचारधारा पर आधारित है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो उत्पादन का साधन है उसको एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने की पूरी छूट होती है। यदि उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं दूसरी जगह ज्यादा पारिश्रमिक प्राप्त हो सकता है तो वो इस व्यवसाय को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय में जा सकता है। यदि ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसको हम साधनों के लिए पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन की विचारधारा को बताते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण की, जिसमें पहला होता है स्पष्ट लागत है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या प्रत्यक्ष लागत है। ये वास्तव में ऐसी लागतों को दर्शाती हैं जो कि एक फर्म के हिसाब किताब या उसके अकाउंट्स में शामिल की जाती है। जैसे कि कच्चे माल पर जो खर्चा किया जाएगा उसको हम अकाउंट्स में शामिल करेंगे, श्रमिकों को जो मजदूरी चुकाई जाएगी उसको शामिल करेंगे, पूंजी पर जो ब्याज दिया जाएगा उसको शामिल करेंगे, भूमि पर जो लगान चुकाया जाएगा उसको शामिल करेंगे। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जो दूसरे साधनों को स्पष्ट रूप से भुगतान किया जाता है, जिसका हम हिसाब किताब लगा सकते हैं, जिसको हम अकाउंट्स में शामिल कर सकते हैं, ऐसी लागतें स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। दूसरी होती है अव्यक्त लागतें, इम्प्लीसिट कॉस्ट। ये वास्तव में ऐसी लागत होती है जिन्हें उत्पादक या जो फर्म है काम करने वाली वो किसी दूसरे साधन को नहीं चुकाती या दूसरे साधन को भुगतान नहीं करती है, बल्कि अपने स्वयं के साधनों
अथवा सेवाओं के बदले में प्राप्त करती है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए जो उद्यमी है उसने अपने पास से पूंजी लगाई, तो उस पूंजी पर ब्याज, उसको कोई ब्याज उसको नहीं मिलेगा, लेकिन वो चाहता है। ऐसे ही स्वयं जो अपना उस कारखाने में काम कर रहा है, अपना श्रम दे रहा है, उसका जो पारिश्रमिक है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं चुका रहे हैं, लेकिन वो लाभ के रूप में राशि लेगा, उसका हम कोई हिसाब किताब या जो हमारा अकाउंट है उसमें लेखा जोखा उसका नहीं करते। तो वास्तव में अव्यक्त लागतें या अस्पष्ट लागतें ऐसी लागतें होती हैं जिनका हिसाब किताब या लेखे में उनको शामिल हम नहीं करते। तीसरा वर्गीकरण होता है समय के आधार पर। समय के आधार पर जैसा कि मैंने पहले बताया, लागतों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहली होती है अल्पकालीन लागतें और दूसरी होती है दीर्घकालीन लागतें। पहले बात करेंगे हम अल्पकालीन लागतों की। अल्पकाल जैसा कि हमने पहले बताया था, ऐसी समय अवधि को दर्शाती है जिसमें उत्पत्ति या उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित करना संभव नहीं होता। अर्थात इसमें कुछ साधन स्थिर साधन होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील साधन होते हैं। इसीलिए अल्पकाल से जुड़ी हुई जो भी लागतें हैं उनको दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं हम। पहली होती है स्थिर लागतें, फिक्स्ड कॉस्ट, जो स्थिर साधनों से संबंधित होती हैं, और दूसरी होती है परिवर्तनशील लागतें, वेरिएबल कॉस्ट, जो कि परिवर्तनशील साधनों से संबंधित होती हैं। अब इन लागतों को भी, जो अल्पकालीन लागतें हैं, उनको हम आगे और विभाजन करते हैं। इसमें पहला विभाजन होता है कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा होता है कुल परिवर्तनशील लागत, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जो कुल स्थिर लागत था उसको दर्शाते हैं टीएफसी के द्वारा। तो कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी। तीसरी होती है कुल लागत, टीसी, टोटल कॉस्ट। चौथी होती है औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी। पांचवी होती है औसत परिवर्ती लागतें या औसत परिवर्तनशील लागतें, एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और अब छठी होती है हमारे पास औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, एसी। सातवीं होती है सीमांत लागत, एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं अल्पकाल से जुड़ी हुई 7 प्रकार की लागतें आती हैं, जिनका हमें विस्तार से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जिनके संख्यात्मक मान लेकर के हम अध्ययन करेंगे, तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे विस्तार से। अब बात करते हैं दूसरी, जो दीर्घकालीन लागतें हैं वो क्या होती हैं। दीर्घकाल में जैसा कि मैंने पहले बताया था, उत्पादन के सभी साधनों को हम परिवर्तनशील कर सकते हैं या उनकी मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई भी साधन स्थिर साधन नहीं होता है। जब कोई स्थिर साधन ही नहीं है तो जो लागतें होंगी वो भी सारी लागतें कैसी होंगी, केवल परिवर्तनशील लागतें ही होंगी। और जो दीर्घकाल में परिवर्तनशील लागतें होती हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहली होती है दीर्घकालीन औसत लागत, LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और दूसरी होती है दीर्घकालीन सीमांत लागत, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, LMC। इन दोनों लागतों को भी अल्पकालीन की जो 7 लागतें थी और ये 2 लागतें, इन सबको विस्तार से हम संख्यात्मक मान लेकर के और रेखा चित्रों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझेंगे। दूसरी बात, इनके आपसी संबंध किस प्रकार के होते हैं, उनके आपसी संबंध को भी हम रेखा चित्रों के द्वारा, जो अगला वीडियो लेसन देंगे हम, उसमें हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कोई अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, इनको बिल्कुल विस्तार से समझें। और यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको आप शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें यदि आपने अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।